निशान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। देखिए, आज हम हिंदी का H3 पेपर है उसका सॉल्यूशन लेके आपके सामने उपस्थित हैं। इससे पहले हमने हिंदी का पहला पेपर और दूसरा पेपर दोनों का हमने सॉल्यूशन पढ़ लिया था। अब हमारा तीसरा पेपर है, उसका सॉल्यूशन आपके सामने है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्ट वाला आता है, जिसमें आपके 12 ऑब्जेक्ट आएंगे बोर्ड से। माइनर पेपर है 10 है इसमें। देखिए, इसमें आता है आपका ये कि दिग्गज में संधि है। अब तो दिग्गज में जो संधि है वो आपकी होगी व्यंजन संधि। कौन सी होगी? व्यंजन, क्योंकि व्यंजन संधि होगी दिक् धन गज। ठीक है, संधि विच्छेद होगा इसका दिक् धन गज, है ना। क का गे हो जाएगा ये दिक् धन गज, और इसमें कौन संधि होगी आपकी? ये आपकी संधि बन रही है व्यंजन संधि है, तो हमें आंसर निकालना है तो व्यंजन संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, शताब्दी में समास है। तो आप जानते हैं कि शताब्दी में 100 वर्षों का समूह होता है। तो द्विगु है, बहुब्री है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है। तो पहला ही हमारा जो आंसर है वो सही है कि इसमें कौन सा है आपका? द्विगु समास है। ठीक है, उत्तर आपके सामने है और बाकी पहले में द्विगु समास है, क्योंकि शताब्दी 100 वर्षों का समूह होता है या 100 वर्षों का समूह होता है। पहला पद जिसमें संख्यावाची विशेषण होता है वो आपका द्विगु समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़िए। शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो देखिए, तत्ववाद है, तत्व नहीं है, ये तत्ववाद है। तत्ववाद है, अवनद्धवाद है, घनवाद है, सुशिरवाद। तो हमें देखिए सुशिरवाद है, इस पे ध्यान देना हमें, और हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन होगा सुशिरवाद। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि शहनाई सुशिरवाद है। सुशिरवाद यंत्र कौन से होते हैं? जिनको हम फूंक से बजाते हैं, हवा से बजाते हैं, हम मुक्की हवा के द्वारा फूंक मार के बजाते हैं, वो वाद्य यंत्र होते हैं सुशिरवाद। और शहनाई हमारा इसी प्रकार का वाद्य यंत्र है, सुशिरवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नौबत खाने इबादत कृति है, इसके रचनाकार पूछे हैं कि नौबत खाने इबादत जो पाठ लिखा है इसके लेखक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, यशपाल, यतीन्द्र मिश्र, मन्नू भंडारी, भदंत आनंद कौशल्यायन। तो हमारा आंसर क्या होगा? यतीन्द्र मिश्र हो। क्यों? नौबत खाने में इबादत जो पाठ है उसके लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र हैं। यतीन्द्र मिश्र ने लिखा था। तो आपको याद रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संस्कृति का परिणाम है संस्कृति का। तो संस्कृति का परिणाम अपसंस्कृति होता है, सभ्यता होता है, अशिष्टता होता है, असभ्यता होता है। संस्कृति का जो परिणाम होता है वो आपका सभ्यता होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन सही है, सभ्यता। संस्कृति का परिणाम सभ्यता होता है और असंस्कृति का परिणाम असभ्यता होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? इसमें आएगा आपका सभ्यता। ठीक है, घर का रास्ता रचना के लेखक हैं नागार्जुन हैं, मंगलेश डबराल हैं, जयशंकर प्रसाद निराला। तो आपको याद होना चाहिए, घर का जो रास्ता है वो किसकी रचना है? मंगलेश डबराल की। किसकी है? मंगलेश डबराल की है। तो याद रखना है आपको, इनकी कृतियां भी याद रखनी है, जन्म भी याद रखने हैं, जन्म स्थान भी याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हमारी विगत वर्ष की परीक्षाओं पूछे गए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फसल कविता में किस संस्कृति के निकट ले जाती है? तो फसल कविता में जल संस्कृति, उपभोक्ता, कृषि, हड़प्पा। तो आपको याद रखना चाहिए, ये हमारा आंसर होगा कृषि संस्कृति। कौन सा है? कृषि संस्कृति है, क्योंकि फसल संबंधित भी कृषि से है और फसल के निर्माण में किन किन तत्वों का योगदान है, फसल क्या होती है, इससे संबंधित हमारी कृति है फसल। ये रचना है नागार्जुन की, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संगतकार
कविता के कवि हैं? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछता है, पिछले साल भी पूछा था। उत्साह कविता के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। ऐसे ही अभी पूछा संगतकार, तो मंगलेश डबराल, नागार्जुन, यतीन्द्र मिश्र, जयशंकर। तो कौन होगा? मंगलेश डबराल। कौन है? मंगलेश डबराल। संगतकार जो कविता है उसके रचनाकार हैं, उसके लेखक हैं, कवि हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं क्यों लिखता हूं पाठ में वर्णन है। तो आप जानते हैं हिरोशिमा का है, नागासाकी का है, जापान का है, अमेरिका। तो हिरोशिमा का वर्णन है। किसका है? हिरोशिमा। क्योंकि मैं क्यों लिखता हूं पाठ में लेखक ने जो हिरोशिमा पर क्या है परमाणु जो बम गिराया था उसकी जो भीषण जो एक तरीके से वहां पर विनाश हुआ था उसका एक कविता के द्वारा चित्रांकन किया है। तो यह कविता हमारी है, हिरोशिमा पर आधारित पाठ है, मैं क्यों लिखता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता लेखक कब बन गया? किताबें पढ़कर नहीं, हिरोशिमा जाकर नहीं, पत्थर पे मानव की छाया देखकर। देखिए यही आंसर हमारा सही है, सी ऑप्शन सही है हमारा, कि पत्थर पर मानव की छाया देखकर। पत्थर पर जब मानव की छाया को देखा तो उसे एकदम क्या है जो अज्ञे जी थे ना लेखक, वो उनको बहुत दुख हुआ और उनकी अंतरात्मा में एकदम झटका सा लगा, धक्का सा लगा, और उसी को लेकर उन्होंने क्या है मैं क्यों लिखता हूँ ये पाठ लिखा था और इसमें एक कृति लिखी थी हिरोशिमा। ठीक है, कविता लिखी थी। अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करेगा। तो रिक्त स्थान वाले 6 क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए वे शब्द इनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल आदि से कोई परिवर्तन होता है। अब देखिए परिवर्तन होता है, इस पे ध्यान देना है। अब परिवर्तन होता है तो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। सॉरी, क्या कहलाते हैं? विकारी। परिवर्तन होता है तो, यदि परिवर्तन नहीं होता तो क्या कहलाते हो? अविकारी। परिवर्तन होगा तो विकारी, परिवर्तन नहीं होगा तो अविकारी। इसमें क्या पूछा है कि होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? विकारी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है दूसरा वो है कि जिस संज्ञा शब्द से डेडेस के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाद संज्ञा कहते हैं। तो किसका बोध होता है? विशेष व्यक्ति, व्यक्ति, स्थान और वस्तु, या कहें किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध होता है। ठीक है, उसके नाम का बोध होता है तो ये किस में आता है? व्यक्तिवाद संज्ञा में, या विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट वस्तु। ठीक है, कोई सा भी शब्द लगा देंगे। तो ये हमने कर लिया था। और आगे बढ़ते देखिए परिमाणवाचक विशेषण के डेडेस उपभेद होते हैं। देखिए 2 उपभेद माने गए हैं, मुख्यतः 2 माने गए हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, वे डेडेस शब्द जो 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं तो कौन शब्द होते हैं? अव्यय शब्द होते हैं। तो यहां क्या आएगा? अव्यय शब्द। कि वे अव्यय शब्द, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान बोर्ड में और वही हमने दिया है। ठीक है, तो अव्यय आएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा गद्यांश है। देखिए पठित गद्यांश आते हैं आपके पाठ्यक्रम में। देखिए पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने आपको। ठीक है, तो ये हमारा नौबत खाने इबादत पाठ है, उसे लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। काशी में कलाधर हनुमान है, नृत्य विश्वनाथ है, काशी में बिस्मिल्लाह खां, काशी में हजारों सालों का इतिहास जिसमें पंडित कंठे महाराज, विद्याधरी, बड़े रामदासी, मौजूदुन खां, इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जनसमूह है। यह एक अलग काशी है जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली, अपने विशिष्ट लोग हैं, इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम है, अपना सहरा बनना, अपना नोवा है। ये सब वहाँ की कल्चर है, सब वहाँ की संस्कृति के बारे में बताया गया है। ठीक है, आप यहाँ संगीत को भक्ति से,
भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी चैती ये अपने लोकगीत है, विश्वनाथ को विशालाक्षी, विश्वनाथ मंदिर है, विशालाक्षी माता जी का मंदिर है, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। ये तो हमारा रहा गद्यांश, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन दिया गया है काशी संस्कृति की पाठशाला क्यों कहा गया है, ठीक है। आंसर, काशी भारत की प्राचीनतम नगरियों में से एक है। यहाँ सांस्कृतिक विविधता के रूपों को एक साथ देखा और अनुभव किया जा सकता है। काशी भारतीय संस्कृति की संगम स्थली है। यहाँ रहकर संस्कृति के इतिहास और विकास का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए संस्कृति की पाठशाला कहा गया है कि प्राचीन संस्कृति यहाँ हम देख सकते हैं और पहचान सकते हैं अपनी भारतीय संस्कृति को। काशी की कौन कौन सी विभूतियां इसके इतिहास का गौरव सम्मान बढ़ा रही हैं? तो शास्त्रों में काशी को आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठा दी गई है, सम्मान दिया गया है। काशी में कलाधर हनुमान, नृत्य विश्वनाथ, बिस्मिल्लाह खां, हजारों सालों के इतिहास में पंडित कंठे महाराज, विद्याधरी, बड़े रामदास जी, मौजुद्दीन खां जैसी विभूतियां जिन्होंने इसके इतिहास के गौरव को हमेशा बढ़ाया है। तो इन विभूतियों के क्या है, नाम है, तो याद करना है आपको। अगला क्वेश्चन है काशी किनको अलग करके देखना संभव नहीं है? काशी में किनको अलग नहीं कर सकते? तो देखिए, काशी में कला, भक्ति, धर्म और लोक जीवन आपस में ऐसे गुथे हुए हैं, उनको अलग करके देखना संभव नहीं है। इनके बीच कोई सीमा रेखाएं नहीं रह गई। संगीत में भक्ति समाई हुई है। भक्ति में हर धर्म का कलाकार अपनी आस्था व्यक्त करता है। कजरी के साथ चैती, विश्वनाथ के साथ विशालाक्षी और बिस्मिल्लाह खां के साथ गंगा मैया जुड़ी हुई हैं। ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही क्वेश्चन पूछा था जो हमने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन 8वां में आता है, ये हमारा संस्कृति वाला पाठ है, उससे लिया गया है। देखिए, भौतिक प्रेरणा, ज्ञानिप्सा क्यों, क्या यही दो मानव संस्कृति माता पिता है? भौतिक प्रेरणा आवश्यकता, ज्ञानिप्सा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। दूसरे के मुंह में कौर डालने के लिए जो अपने मुंह का कौर छोड़ देता है, उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है? रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है, वह आखिर ऐसा क्यों करती है? सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन ने अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं ना खाकर दूसरों को खिला दिया करता। वह आखिर ऐसा क्यों करता था? कल्याण के लिए। संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते। कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया, क्यों? दूसरों के हित के लिए, दूसरों को सुखी बनाने के लिए, ठीक है। और इन सबसे बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णामान इच्छा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रहे, कि लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, वो सुखी रह सकें। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग और सुई धागे का आविष्कार कराती है, वह भी संस्कृति है। जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है, वह भी, और जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती, वह भी हमारी क्या है? संस्कृति मानी गई है। तो ये आपका पठित गद्यांश था। अब आंसर देखिए, मानव संस्कृति के माता पिता कौन हैं? तो दो बातें आई हैं। एक तो भौतिक प्रेरणा, ये हमारी मानव संस्कृति के माता पिता हैं। एक ज्ञान इच्छा, कि हमने दो चीजों के लिए खोज करी, या तो हमने अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए किसी चीज की खोज करी, तो भौतिक प्रेरणा आ गई इसमें, ठीक है। सुविधाएं का आविष्कार किया हमने, तो हो सकता है हम गर्मी सर्दी से बचने के लिए या शरीर को सजाने के लिए हमारी आवश्यकता थी। और ज्ञानिप्सा कहते हैं ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, कि कुछ लोग ऐसे हैं इनको भौतिक आवश्यकताएं नहीं थी, पर फिर भी लोगों ने दूसरों के कल्याण के लिए और ज्ञान की खोज के लिए वो निरंतर क्या करते रहे? आविष्कार करते रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानवीय गुण का संस्कृति के निर्माण और समृद्धि में सर्वोपरि स्थान होता ही है, तो सबको पता है। प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर त्यागी वह गुण है, ठीक है। मेन आंसर तो यही आ गया, वह गुण है
जिसका संस्कृति के निर्माण समृद्धि में सर्वोपरि स्थान है। भाई इतना लिख दें तो भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, एक नंबर में तो लिखने की आवश्यकता नहीं, पर बता रहे हैं। वात्सल, करुणा, परोपकार, सहानुभूति आदि सभी के मूल में त्याग भावना ही प्रतिष्ठित है। माता अपनी नींद और विश्राम के त्याग द्वारा, लेनिन अपने भोजन के त्याग द्वारा, मार्क्स अपने सुख के त्याग द्वारा और सिद्धार्थ अपने राजपट, पत्नी, पुत्र और घर के त्याग द्वारा मानव संस्कृति के निर्माण में योगदान करते रहे। तो ये गुण बताए गए हैं। तो 2 लाइन में ही इसका आंसर पहले शुरू में आ गया है, बाकी आपको बता दिया। अगला है, लेनिन को रूस का भाग्य विधाता क्यों कहा गया है? उसके किस गुण की चर्चा लेखक ने की है? तो रूस शासक जार के अत्याचार से त्रस्त था, वहां भीषण असमानता तथा गरीबी थी। लेनिन ने बोल्शेविक दल का गठन करके रूस में जनवादी क्रांति की तथा रूस की जनता को जार के अत्याचारों से मुक्त कराया था। उसके नेतृत्व में रूस को विश्व के देशों में प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ। लेखक ने लेनिन के त्याग और करुणा का उल्लेख किया है, तो इसमें त्याग और करुणा का ही इसमें उल्लेख बताया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा यह है, निम्नलिखित पठित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। पद्यांश संगतकार वाले पाठ से दिया गया है, थोड़ा इसको अलग से जमा दिया है इसलिए ऐसा लग रहा है आपको। देखिए, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती है। ठीक है, चट्टान के समान बताया मुख्य गायक का स्वर। वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी, किसकी? संगतकार की। वह मुख्य गायक का कौन हो सकता है? छोटा भाई हो सकता है, उसका शिष्य हो सकता है, पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई संगीत प्रेमी या कोई रिश्तेदार हो सकता है। ठीक है, संगतकार का पिता से है। अब देखिए, मुख्य गायक के स्वर की क्या विशेषता बताई गई है? सीधा आंसर है, मुख्य गायक का स्वर दृढ़ और गंभीर था, उसमें दीर्घ अभ्यास की झलक और आत्मविश्वास का आधार था। उसकी आवाज किसी चट्टान के समान ऊंची और भारी थी। ठीक है, कमजोर और कांपती हुई आवाज में कौन गा रहा है? तो आंसर होगा, मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर मिलाकर उसके गायन को प्रभावशाली बनाने वाले संगतकार की आवाज। कौन है? संगतकार की आवाज। गायक की आवाज में संगतकार की आवाज गायक की आवाज के समान भारी और ऊंची नहीं है, वह कमजोर और कांपती हुई सी लगती है, परंतु वह मधुर और गायक के गायन को प्रतिष्ठा दिलाने वाली है। ठीक है, आगे देखिए, गायक की आवाज के साथ गूंजती आवाज किसकी हो सकती है? तो कवि ने संगतकार को बताया है, किसकी है? संगतकार की। अब छोटा भाई, शिष्य या दूर से चल के कोई संबंध ही हो सकता है, पर मैन कौन है? संगतकार की आवाज है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी हमारा नागार्जुन वाला पाठ है, दंतृत मुस्कान। यह दंतृत मुस्कान उससे लिया गया है। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य है, चिर प्रवासी इतर में अन्य। कवि कहता मैं तो प्रवासी था, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, देखते तुम इधर कनकी मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतृत मुस्कान में लगती बड़ी छमान। तो मुस्कान के बारे में बताया गया। देखिए, अब क्वेश्चन देखिए, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। देखिए, मधुपर्क, वैसे मधुपर्क का पंचामृत होता है, और वैसे मधुपर्क का मधुर संपर्क होता है कि माँ ने उसको खाना पीना खिलाया, माँ ने चलना सिखाया और उसको पाला पोसा बड़ा किया। तो ये आंसर देखिए, मधुपर्क में दूध है, दही, शहद, घी तथा जल के मिश्रण से बनाए जाने वाला पदार्थ होता है, पंचामृत होता है, उसको मधुपर्क बताया गया एक तरीके शब्दार्थ में। प्राचीन समय में अतिथि का स्वागत मधुपर्क अर्पित करके किया जाता था। इससे अतिथि के प्रति सेवा, श्रद्धा तथा समर्पण का भाव प्रकट होता। इस अंश में इस शब्द का सांकेतिक अर्थ है माता द्वारा मधुर वात्सल भाव, शिशु का लालन पालन किया जाना। पिता लंबे समय तक घर से बाहर रहा है, शिशु को अपनी माँ का ही स्नेह तथा लालन पालन प्राप्त हुआ है। तो ये इसका संकेत अर्थ है।
कि माँ ने ही लालन पालन पोषण किया, हम माँ ने उसको बड़ा किया। ठीक है, कनखी मार के देखने का आशय है। इस पंक्ति में शिशु मनोविज्ञान का वर्णन है। शिशु किसी अपरिचित से घुलते मिलते नहीं, किसी अपरिचित के सामने आने पर वह उसकी ओर तिरछी निगाहें से देखकर तुरंत मुंह फेर लेते हैं। इसी को कनखी मार के देखना कहा गया है। अपरिचय के कारण शिशु अपने पिता की ओर संकोच और संकोच के साथ देखकर दृष्टि घुमा लेता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि को किसकी दंतृत मुस्कान क्षमा लगती है? बच्चे की। कवि का शिशु पुत्र उसकी ओर कनखियों से देखता है और पिता पुत्र की आंखें मिलती हैं तो शिशु मुस्कुरा कर देखता है। इस समय शिशु के छोटे छोटे दांतों से युक्त मुस्कान कवि को अत्यंत सुंदर लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? तो आपको पता है शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए जरूरी हैं, क्योंकि शहनाई बनाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है जो अंदर से पोली होती है, जिसकी सहायता से शहनाई को फूंका जाता है। यह रीढ़ नरकट घास से बनाई जाती है जो डुमराव में सोन नदी किनारे पर पाई जाती है। ठीक है, सोन नदी किनारे घास पाई जाती है। और दूसरा कारण ये भी है कि बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है। इस प्रकार शहनाई डुमराव एक दूसरे के पूरक हैं। एक तो शहनाई बजाने के लिए घास मिलती है, एक बिस्मिल्लाह खां की जो शहनाई को बजाते हैं उनके भी जन्मस्थली वही है। दो कारण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखिए, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? जो सबसे पहले खोज करता है, नए तथ्य की खोज करता है। ठीक, लेखक के अनुसार वास्तव में संस्कृत व्यक्ति वह है जिसने अपनी बुद्धि विवेक के बल पर किसी नए तथ्य का दर्शन या आविष्कार किया है। ऐसा व्यक्ति पेट भरा होने, तन ढका होने पर भी निठल्ला माने खाली नहीं बैठ सकता। वह निरंतर नए तथ्यों की खोज में लगा रहता है। वही व्यक्ति क्या है? संस्कृत व्यक्ति माना गया है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखिए पाठ है, क्वेश्चन है, संस्कृति पाठ में सर्वस्व त्याग के कौन से उदाहरण हैं? देखो, सर्वस्व त्याग के 3 उदाहरण दिए गए हैं, लेनिन का, कार्ल मार्क्स का, महात्मा गौतम बुद्ध का। देखिए, आ चुका है राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन। सर्वस्व त्याग के निम्नलिखित 3 उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण रूस के भाग्य विधाता लेनिन का है, जो स्वयं भूखा रहकर डबल रोटी के सूखे टुकड़े दूसरों को खिला देता है। दूसरा उदाहरण कार्ल मार्क्स का है, जिसने संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए अपना पूरा जीवन दुखों में बिता दिया। तीसरा सर्वस्व त्याग का उदाहरण लेखक ने महात्मा बुद्ध का दिया है, जिन्होंने दुखी मानवता को सुखी बनाने के लिए घरबार, राजपाट, पत्नी, बच्चों को त्याग कर दिया था। किस लिए? दूसरों के कल्याण के लिए। तो 3 उदाहरण है, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। कवि किसे मनुष्यता मानता है और क्यों? संगतकार कविता के आधार पर। देखिए, संगतकार अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा ले जाने में हिचकता है, मतलब उसको ऊपर नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि यही उसकी मनुष्यता है कि वो अपने गुरु के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहता है। वह कोशिश करके अपने स्वर को नीचा रखता है। उसके इस आचरण को कभी उसकी विफलता या अयोग्यता नहीं मानता, कि वो कमजोर नहीं है, असफल नहीं है। उसकी मानवीय संवेदना मानता है कि वह अपने गुरु के प्रति सम्मान रखना चाहता है। वह स्वयं को पीछे रखकर अपने गुरु या यशस्वी कलाकार के सम्मान को बढ़ाने में योगदान करता है। उसका यह त्याग मनुष्य उचित है या मनुष्य उचित गुण है। यही हमारी मानवीयता है कि हम कितने बड़े हो जाएं पर अपने गुरु से आगे हम निकल भी जाएं, तो उस समय गुरु का हमें आदर सम्मान रखना बहुत आवश्यक है। हमें गुरु से आगे नहीं जाना है। ठीक है,
ये ध्यान रखना है, गुरु का सम्मान करना है। बच्चे की दंतरुत मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चे की दंतरुत मुस्कान कवि के उदास हृदय को उत्साह प्रसन्नता से भर देती है। उसे लगता है मानो शिशु के धूल दूसरित माने धूल मिट्टी से सने हुए अंग उसकी कुटिया में खिल उठे कमल के फूल हैं। उसे लगता है कि शिशु की यह मुस्कान, देखिए मुस्कान में आदर्श आता है पर ऐसे लिखा है वहां लेखक ने, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया है, नहीं मुस्कान ऐसे भी लिख सकते हैं, मुस्कान शुद्ध शब्द ही है। पत्थर जैसे कठोर हृदय को भी द्रवित कर सकती है। उसके वांस और बहुल जैसे नीरस जीवन में प्रफुल्लता उत्साह आनंद कोमलता रूपी सैफाल का के फूल झरने लगते हैं। तो ये देखिए कवि के मन पे जो प्रभाव पड़ता है, एक क्वेश्चन आ चुका है, कवि का मन द्रवित हो जाता है, भावुक हो जाता है, सब आंसर इसका। अब अगला अथवा में है, कवि के अनुसार फसल क्या है? फसल निर्माण में किन किन तत्वों का योगदान है? तो कवि के अनुसार फसल प्रकृति तथा मनुष्य के श्रम का परिणाम है। ठीक है, किसान खेत को जोतता है, बीज बोने के लायक बनाता है। ठीक है, ये होगा यहाँ पर बीज बोने के लायक बनाता है, उसमें फसल उगाता है, पौधों को खाद और पानी देता है। मिट्टी जिसमें फसल उगी है, पानी धूप हवा प्रकृति की देन है। फसल बोने के लिए भूमि जरूरी है, पौधों के उगने और बढ़ने के लिए पानी भी चाहिए। धूप फसल के लिए उगने बढ़ने तथा पकने में सहायक है। इनमें से किसी एक भी तत्व के अभाव में पौधा उग तथा बढ़ नहीं सकता है। तो देखिए तो फसल हो गई, फसल निर्माण में पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, मिट्टी में उर्वरा शक्ति भी चाहिए और इस प्रकाश भी चाहिए, हवा भी चाहिए। इन सब का क्या है? योगदान है। इन तत्वों को होना बहुत आवश्यक है फसल के निर्माण में। अगला क्वेश्चन, जापान में वैज्ञानिक जले हुए पत्थर पर एक उजली छाया देखकर क्या सोचा? सुनेगा। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर परमाणु बम का विस्फोट किया था। ठीक, इससे दोनों नगरों में लाखों निर्दोष लोग मारे गए थे। अज्ञे को इस घटना से गहरा दुख पहुंचा। एक बार उन्हें जापान जाने का अवसर मिला, वह हिरोशिमा गए। वहां उन्होंने एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया देखी, एक मानव की आकृति देखी एक शिलाखंड पर। उसे देखकर वहां परमाणु बम के विस्फोट से हुए विनाश का दृश्य उनकी आंखों के सामने घूम गया, उनकी आंखों के सामने आ गया। जब आंखों के सामने आया तो उन्होंने अनुमान लगाया कि विस्फोट के समय उस पत्थर के सामने कोई खड़ा होगा, वो उसी के शरीर से बनी छाया थी। तो उन्होंने कहा देखिए जिसने इस पत्थर को झुलसा दिया उस मानव की क्या दशा रही होगी। इसको देखकर बहुत भावुक हुए, उनके मन में अनुभूति पैदा हुई। उसके आधार पर इन्होंने क्या है एक रचना लिखी। ठीक है, लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं? मैं क्यों लिखता हूं? पाठ के आधार पर दो बातें हैं, बाहरी और आंतरिक, दोनों का जिक्र है। देखिए लेखक को प्रमुख रूप से दो बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। प्रथम कारण प्रेरणा यह है कि वह स्वयं जानना चाहता है कि वह क्यों लिखता है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर लिखे बिना नहीं मिल सकता, काम करे बिना कैसे मिल जाएगा। लिखने पर ही लेखक अपने भीतर की उस व्यवस्था मजबूरी को पहचानता है जो उसे लिखने हेतु प्रेरित करती है। अतः पहला उत्तर तो यही है कि लेखक उस आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने और उसे देखने समझने के लिए लिखता है। दूसरी बात जो लेखक को लेखन हेतु प्रेरित करती है वह कौन सी बात है? देखिए दूसरी बात, बाहरी दबाव, प्रसिद्धि हो जाने पर प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए कोई संपादक या प्रकाशक लेखक से लिखने का निवेदन करते हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक आवश्यकता भी उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है। लेखक आगे दूसरे कारण को विशेष महत्व नहीं देते। किसी रचनाकार की प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए
किस तरह उत्साहित कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए आपका, देखिए सुनेगा, हाँ यहां पर देखिए इसका क्वेश्चन क्या है, ये पूरा हो जाता है। इसमें देखिए एक बार अपन पुनः देखिए, देखते हैं इसको आगे। देखिए इसमें पूछा, देखिए लेखक कौन सी बातें लिखने प्रेरित करती हैं, तो ये सारी बातें आगे इसमें देखिए, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 क्वेश्चन एक साथ हो गए हैं, इसलिए ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर देखिए यहाँ पूरा हो जाता है। इसको अपन क्या को हटा देंगे यहाँ से, ये आंसर चल रहा है हमारा, ठीक है। और उसके बाद में देखिए ये आंसर हमारा देखिए यहाँ पूरा हो गया। 2 बातें हैं, तो एक तो देखिए पहले उधर आ गई, फिर बाहरी दबाव, और बाहरी दबाव में सारी बातें कहाँ तक आई, यहाँ तक आ गई। उसके बाद इस आंसर की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन शुरू हो जाता है, ठीक है। किसी रचना कार्य प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने किस तरह उत्साहित करते हैं, तो ये दूसरे का आंसर है। आंसर सही है, क्वेश्चन भी सही है, पर ये अतिरिक्त है जो हमारे पेपर में नहीं था, उसका छप गया है, ठीक है। तो हमारा एक आंसर था। आगे बढ़ते हैं, ये भी उसी का है। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, घर बैठे गंगा आना मुहावरे का अर्थ व वाक्य प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो घर बैठे गंगा आना का अर्थ अनायास ही अभिष्ट फल प्राप्त हो जाना, मतलब इच्छा फल प्राप्त हो जाना, या बिना परिश्रम के ही सुख प्राप्त हो जाना, या उपलब्धि प्राप्त हो जाना, ठीक है। देखो वाक्य प्रयोग, इंटरनेट द्वारा रेल का आरक्षण होने से यात्रियों के लिए घर बैठे गंगा आ गई है, मतलब लोगों को वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आप लोग मोबाइल निकालते हैं, घर पे अपना क्या है रिजर्वेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो वाक्य प्रयोग है, कैसे भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। अब खंड सा में काशी विश्वनाथ के प्रति बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा का सोधा उल्लेख कीजिए, कि काशी विश्वनाथ के प्रति बिस्मिल्लाह खां की क्या आस्था थी, उदाहरण सहित बताना है। देखिए बिस्मिल्लाह खां पक्के मुसलमान होने पर भी बाबा विश्वनाथ गंगा मैया काशी में अत्यंत भाव रखते थे। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन अद्भुत परंपरा चली आ रही। यह आयोजन वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता रहा। हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिन तक शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन की उच्च स्तर की सभा होती है। इसी में बिस्मिल्लाह खां अवश्य उपस्थित रहते थे। काशी में रहते हुए बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी देते थे। जब उन्हें किसी कार्यक्रम में भाग लेने काशी से बाहर जाना पड़ता था, तो वह विश्वनाथ की श्रद्धा भाव प्रकट करके ही अपना वादन प्रस्तुत करते थे। वह विश्वनाथ जी की दिशा में मुंह करके, जिधर विश्वनाथ जी का मंदिर था उधर अपना मुंह करके बैठ जाते, अपनी शहनाई का प्याला उधर ही घुमा देते और कुछ देर तक शहनाई बजाते और फिर श्रोताओं की ओर उन्मुख होते थे। तो कहने का अर्थ है, जब से बाहर जाते काशी से, तब वो अपनी इस प्रकार से आस्था प्रकट करते थे, ठीक है। आगे देखिए, काशी में हो रहे कौन कौन सी परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित परेशान करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आने लायक है, ध्यान रखना। खां साहब देख रहे थे कि बाजार से मलाई बर्फ बेचने वाले गायब हो गए। ये जो हमारी पुरानी मलाई बर्फ थी चली गई। देसी घी से बनी कचौड़ी जलेबियां पहले वाला स्वाद नहीं है, क्यों देसी घी नहीं बचा पहले जैसा, मिल ही नहीं पा रहा, मिलावट हो रही है। गायक लोग संगत करने वालों का उचित सम्मान नहीं करते हैं। लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं रहा। घंटों रियाज करने वाले संगीतकारों की पूछ नहीं है, महत्व नहीं है। काशी से संगीत, साहित्य और अदब की अनेक भव्य परंपराएं लुप्त हो गई हैं, चली गई हैं। इन्हीं परिवर्तनों को देखकर उनके मन में व्यथा होती है, एक पीड़ा होती है उनके मन में, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। संगतकार कविता का मूल उद्देश्य बताना है आपको, ठीक है। देखिए, संगतकार कविता के माध्यम से कवि ने संदेश देना चाहा कि मुख्य गायक या कलाकारों का मौन भाव से परोक्ष में सहयोग करना। दूसरे का सहयोग करने वाले सहायकों या संगतकारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। संगतकार मुख्य कलाकार के सहयोगी के रूप में जाने जाते हैं। यह प्राय गायक के छोटे भाई, शिष्य या निकट संबंधी या संगीत प्रेमी गायक के द्वारा गाई गई पंक्तियों को दोहराते हैं या फिर किसी वाद्य यंत्र पर उसकी लय और धुन को बजाते हैं।
बहुत समय से यही काम करते आ रहे हैं। ये संगीतकार उचित समय पर सहयोग करके कलाकार को निराशा और असफलता से बचाते हैं तथा उसको आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। संगीत ही नहीं, समाज में, इतिहास में, मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल व्यक्ति को सफलता कुछ सहयोगियों के कारण ही मिलती है। कहते किसी व्यक्ति को सफल बनाने में एक पूरी टीम की भूमिका होती है। यह सहयोगी ही अप्रकट रूप में उसकी मदद करते हैं और से सफलता तो सम्मान के शिखर पर पहुंचाते हैं। कभी उपेक्षित रहने वाले इन लोगों के प्रति पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हुए इन्हें सहानुभूति और उचित सम्मान दिए जाने की अपेक्षा करता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था। अगला क्वेश्चन है, दंतृत मुस्कान कविता का उद्देश्य लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए हर साल एक कविता का उद्देश्य पूछता है। बच्चे की दंतृत मुस्कान कवि के उदास हृदय को उत्साह और प्रसन्नता से भर देती है। उसे लगता है मानो शिशु के धूल धूसरित मिट्टी सने हुए अंग उसकी कुटिया में खिल उठे कमल फूल हैं। उसे लगता है शिशु की यह मुस्कान पत्थर जैसे कठोर हृदय को भी द्रवित कर सकती है। उसके बांस और बहुल जैसे नीरस जीवन में प्रफुल्लता और कोमलता रूपी सैफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। तो दंतृत मुस्कान कविता का उद्देश्य यही है कि लोगों को भावुक कर देना और जो नीरस हृदय वाले लोग हैं उन हृदयों में एक तरह से उत्साह भर देना, यही है। और बच्चे की मुस्कान को देख कैसा होता भी है, कैसा भी व्यक्ति होगा वो थोड़े समय के लिए सही पर उसके मन में भावुकता आ जाएगी और एक तरह से उसके मन में आनंद की लहर उठ जाएगी। ये उसका क्वेश्चन का आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन, एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। लेखक की अनुभूति अपने शब्दों में लिखनी है। ठीक है, पता है आपको। देखिए लेखक अज्ञे ने एक जले हुए पत्थर पर मनुष्य की आकृति देखी। मैंने बताया था, अब जले हुए पत्थर पे एक मानव का छाया चित्र था। उसे देखकर लेखक अवाक मन शांत रह गया। उस समय अणु विस्फोट उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति बन गया। वो स्वयं उस विस्फोट का भोक्ता बन गया। ऐसे लगा मानो घटना उनके स्वयं के साथ घटित हुई है, परंतु उस समय उसने कविता नहीं लिखी। धीरे धीरे यह घटना उसकी संवेदनाओं में गहरी उतर गई। तब एक दिन अचानक उसने हिरोशिमा पर कविता लिखी। यह कविता जापान में नहीं भारत में आने पर लिखी गई थी। भारत में आके कविता लिखी। लेखक रेलगाड़ी में बैठकर यात्रा कर रहा था। तभी उसकी कल्पना में वह मर्मांतक, बहुत भीषण, महत्वपूर्ण घटना प्रत्यक्ष हुई। उसने कविता की रचना की। कविता का नाम क्या था? हिरोशिमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेखक के मन का बौद्धिक विद्रोह कब और क्यों प्रकट हुआ? सुनेगा। लेखक ने विज्ञान की नियमित शिक्षा प्राप्त की थी, अतः वह परमाणु विखंडन, रेडियम धर्मिता तथा उसके प्रभाव से परिचित था पहले से। तब जब अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा नगर पर परमाणु बम प्रहार किया गया तो लेखक ने इसे विज्ञान का भयंकरतम दुरुपयोग माना कि भी तो दुरुपयोग कर रहे हैं हम लोग। अतः उसके भीतर बौद्धिक स्तर पर एक विरोध और विद्रोह की भावना प्रकट हो गई। उसने अपने लेखों के द्वारा इस विरोध को प्रकट भी किया है। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन तो भदंत आनंद कौशल्या का जीवन परिचय है। देखो नागार्जुन का लिखना है और भदंत आनंद का, दो में से एक का लिखना होता है, पर हम तो आप सॉल्यूशन कर रहे हैं तो दोनों का बता देंगे। जीवन परिचय। साहित्य जगत में बाबा नाम से प्रख्यात हिंदी और मैथिली के सम्मान्य कवि कौन थे? लेखक। नागार्जुन का जन्म, कवि नागार्जुन का जन्म 1911 में हुआ था। गोकुलनाथ मिश्र के यहाँ बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ। ठीक, देखो मेन बात है 1911 में हुआ था, सतलखा में हुआ था, दरभंगा जिले में हुआ था, बिहार में हुआ। इनके बचपन का नाम था, इसको याद करना, वैद्यनाथ मिश्र था। मेन बातें याद करनी है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई।
उन्होंने वाराणसी और कोलकाता में उच्च शिक्षा ग्रहण की। 1936 ईस्वी में आप श्रीलंका चले गए, वहां बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, पाली, मगधी, मराठी और बंगाली आदि भाषाओं का अध्ययन किया। ठीक है, भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। सन 1998 में इनका देहावसान हो गया, मृत्यु हो गई। रचनाएं थी नागार्जुन की प्रमुख काव्य रचनाएं, देखो युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों को रस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, ये भस्मांकुर आदि ये भी रचना है। तुम्हारी किताब में तो नहीं है पर है इनकी रचना, तो आपको याद रखना है। ठीक है, आ सकता है नागार्जुन का जीवन परिचय। देखो अब भदंत आनंद का पिछला ला गया है। कौशल्यान एक बौद्ध भिक्षु थे। इनका जन्म 1905 में पंजाब के अम्बाला जिले के सोहना गांव में हुआ। भिक्षु होने के कारण ये घुमक्कड़ स्वभाव के थे। इन्होंने देश विदेश की अनेक यात्राएं की थी। वे गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, इसलिए वे उनके साथ वर्धा में रहे। इन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य की अद्भुत सेवा की। इन्होंने पाली भाषा में लिखे बौद्ध ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। इनके संस्मरण बहुत प्रभावी रहे। रचनाएं भदंत आनंद कौशल्यान की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। देखिए, रेखा भिक्षु के पत्र है, याद रखना, जो भूल ना सका, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, ये सब इनकी क्या है रचना थी। ठीक है, रचनाओं में देखिए भदंत आनंद कौशल्या की प्रमुख रचना है निम्नलिखित है। रेखा चित्र, देखिए रिपीट हो गया है, उधर भी आ गया है। रेखा चित्र, भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, एक ही तरफ लिखना है आपको, ये याद रखना है। डबल पीपीटी हो गई है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, आगे बढ़िए। अब हमारा निबंध आता है। देखो निबंध तो आपको लिखना है, पर फिर भी हमने एक थोड़ा सा इसमें सॉल्यूशन दिया है आपको कि हम इस टाइप से निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले निबंध का टॉपिक लिखेंगे। ये हमने टॉपिक लिख दिया, बढ़ती महंगाई दुखद जीवन है। फिर हम क्या करेंगे, रूपरेखा शब्द लिखेंगे, लिख दिया। सारे बिंदुओं क्रम से हम लोग लिख देंगे, जमा देंगे। जैसे हमने ये सारे बिंदु क्रम से लिख दिए हैं। अब एक एक बिंदु को लिखते जाएंगे, उसका विवरण करते जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। निबंध लिखने का तरीका यही है। देखो प्रस्तावना, मुक्त बाजार भूमंडलीकरण का दुष्प्रचार, विनिवेश का बुखार छलांगे लगाता शेयर बाजार विदेशी निवेश के लिए, पलक पावड़े बिछाती हमारी सरकार उधार बांटने को बैंकों के, मुक्त द्वार इतने पर भी गरीब और निम्न मध्यम वर्ग पर महंगाई की मार, यह विकास की कैसी विचित्र अवधारणा है। हमारे कर मंत्री वित्त मंत्री नए नए करों की जुगाड़ में जुटे रहते हैं, किंतु महंगाई पर अंकुश लगाने में उनके सारे हाईटेक हथियार कुंद हो रहे, फैल हो रहे हैं। कोई भी काम नहीं आ रहा, महंगाई को कोई कम नहीं पा रहा, गरीब आदमी के कोई लाभ नहीं दे पा रहा। अब आता है महंगाई का तांडव। जीवन यापन की वस्तुओं के मूल्य असाधारण रूप से बढ़ जाना महंगाई कहलाती है। हमारे देश में महंगाई एक निरंतर चलने वाली समस्या बन चुकी है। इसकी सबसे अधिक मार सीमित आय वाले परिवार पर पड़ती है। महंगाई की मार मध्यम वर्ग पर पड़ती है। आज आम आदमी बाजार में कदम रखते हुए घबराता है। दैनिक उपभोग की वस्तुओं के भाव बढ़ते ही जा रहे हैं। आज वही वस्तुएं सबसे अधिक महंगी हो रही हैं जिनके बिना गरीब आदमी का काम नहीं चल सकता है। गरीब आदमी में काम नहीं संभाल पा रहा। महंगाई के कारण क्या है, देखिए महंगाई बढ़ने के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। सबसे पहला है उत्पादन कम और मांग अधिक है। सही बात है नहीं, व्यवस्था जमाखोरी की प्रवृत्ति है। सरकार की अदूरदर्शी नीतियां, भ्रष्ट सरकारी अधिकारी और भ्रष्ट व्यवसायियों की साठगांठ है। जनता में वस्तुओं के संग्रह की प्रवृत्ति, लोग इकट्ठा करना चाहते हैं बहुत ज्यादा। अंध परंपरा और दिखावे के कारण अपव्यय, जनसंख्या में निरंतर हो रही वृद्धि सबसे बड़ा कारण है। और सरकारी वितरण व्यवस्था की असफलता है, सरकार ढंग से वितरण नहीं कर पा रही, ये कारण है इसके बहुत सारे। देखिए आप, फिजूल खर्ची और प्रदर्शन प्रियता भी महंगाई बढ़ाने का एक कारण बन गई है। लोगों को, लोग दिखावा कर रहे हैं। ऐसे लोग शादी विवाह में अनाप शनाप खर्च करते हैं और रहने को राजाओं जैसे महल बनाते हैं।
राजतंत्र तो नहीं है, किंतु ये लोग लोकतंत्र में राजाओं की तरह जीते हैं, विलासिता का जीवन जीते हैं। ये भी महंगाई का एक कारण है, सबको नहीं मिल पा रहा है। महंगाई का प्रभाव क्या आप जानते हैं? महंगाई ने भारतीय समाज को आर्थिक रूप से जर्जर कर दिया है, बहुत कमजोर कर दिया है। पेट तो भरना ही होगा, कपड़े मोटे छोटे थोड़े बहुत पहनने पड़ेंगे, सिर पर एक छत का इंतजाम करना ही होगा, मकान, मगर शुद्ध और मर्यादित आमदनी से तो यह संभव नहीं है, ईमानदारी से नहीं है। पणासुर, अनैतिकता, भ्रष्टाचार के चरणों में समर्पण करना पड़ता है। निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग का तो जीवन ही दुष्कर हो गया है। महंगाई कारण ही अर्थव्यवस्था में स्थिरता नहीं आ पा रही है, अर्थव्यवस्था रुक नहीं पा रही है। ठीक है, आगे देखिए, महंगाई रोकने के उपाय है। महंगाई को रोकने आवश्यक है बैंक अति उदारता से ऋण देने पर नियंत्रण करे, इससे बाजार मुद्रा प्रभाव बढ़ता है। जीवन स्तर और प्रदर्शन के नाम पर धन का अपव्यय रोका जाना चाहिए। जमाखोरी और आवश्यक वस्तुओं के कारोबार पर रोक लगानी चाहिए। अनावश्यक वस्तु आ जाएगी, जो जमाखोरी कर रहे हैं, अनावश्यक वस्तुओं कारोबार पर रोक लगनी चाहिए। ठीक है, आवश्यक वस्तुओं पर तो जरूरी है, पर आवश्यक वस्तुएं हैं उन पर रोक लगानी, जो लोगों आवश्यक हैं उन पर हमें रोक लगानी चाहिए कि भाई आप लोग इनको लोगों को ले, तो कालाबाजी नहीं होने दें, जमाखोरी नहीं होने दें। इसका अर्थ है आयात और निर्यात व्यापार में संतुलन रखा जाना चाहिए। अंतिम उपाय है कि जनता महंगाई के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करे, भ्रष्ट अधिकारियों तथा बेईमान व्यापारियों का घेराव करे, सामाजिक बहिष्कार तथा तिरस्कार किया जाए। ठीक है, ये जनता को करना पड़ेगा। उपसंहार, महंगाई विश्वव्यापी समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी देश में महंगाई के लिए उत्तरदायी हैं। उदारीकरण के नाम पर विदेशी पूंजी निवेशकों शुल्कों में छूट तथा करों से मुक्ति प्रदान करना भी महंगाई को बढ़ाता है। यह विचार योग्य बात है कि महंगाई खाने पीने की चीजों पर ही क्यों बढ़ती है, मोटर कारों, एसी तथा विलासिता की अन्य वस्तुओं पर क्यों नहीं बढ़ती। जिन वस्तुओं गरीब यूज कर रहा है उनको तो हमें सस्ता कर देना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। अब हमारा देखिए पत्र आता है, स्वयं को राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय श्यामगढ़ का छात्र प्रतिहर्ष मानकर प्रधानाचार्य को विद्यालय में खेल सुविधा बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राज्य की उच्च माध्यमिक विद्यालय श्यामगढ़। अब विषय थोड़ा नीचे ले लेंगे, इसमें यहां आ जाएगा हल्का सा विषय, विद्यालय में खेल सुविधाएं बढ़ाने हेतु। ठीक है, ऐसे लिखना हमें सीधा सीधा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मान्यवर या महोदय की बात है। उपयुक्त विषय में निवेदन है कि हमारा विद्यालय एक प्रतिष्ठित विद्यालय है, यहाँ छात्र संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। इस कारण विद्यालय में उपलब्ध खेल सामग्री कम पड़ने लगी है, अतः नई वांछित खेल कूद सामग्री क्रय की जानी चाहिए। साथ ही शारीरिक शिक्षक के अलावा वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट खेल के लिए अलग से कोच नियुक्त किए जाने चाहिए, जो अपने अपने निर्धारित समय पर आकर हम छात्रों को खिलाने के साथ साथ विशेष प्रशिक्षण दे सकें, ताकि हमारे विद्यालय के छात्र खिलाड़ी चली आ रही विजेता की परंपरा को कायम रख सकें। ठीक है, आशा है अविलंब विद्यालय में खेल सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान देकर कृतार्थ करेंगे। धन्यवाद। दिनांक पेपर वाला लिख देना, प्रार्थी लिख दिया हमने, प्रार्थी कौन है, हर्ष है, उसका नाम लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार लिखना है। ये हमारा औपचारिक पत्र। एक अनौपचारिक आता है, देखिए इस प्रकार से, आप जोधपुर निवासी नरेंद्र हैं, उदयपुर निवासी अपने छोटे भाई सुरेंद्र को पत्र लिखिए जिसमें पानी बिजली का अपव्यय करने की सलाह दी गई है। ठीक है, सबसे पहले कहां से, जोधपुर से लिख रहे हैं, जोधपुर आ गया, ये दिनांक आ गया, पेपर वाले दिनांक आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रिय सुरेंद्र, ठीक है, अपना छोटा भाई है तो प्रिय अनुज भी लिख सकते थे हम लोग, पर नाम लिख दिया। इसने शुभ आशीर्वाद है ना, आशीर्वाद दे दिया हमने, शुभ आशीर्वाद है ना, ये दे दिया। और यहां सब कुछ कुशल पूर्वक है और तुम्हारी कुशलता कामना के लिए ईश्वर से सदैव प्रार्थना करते हैं
कि तुम्हारा पत्र कल ही मिला, पढ़कर समाचार ज्ञात हुए। इस बार तुमने अपने मासिक खर्च का जो हिसाब भेजा है, उसे लगता है कि तुम बिजली और पानी का अपव्यय कर रहे हैं, ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तुम रात में सोते समय बल्ब जलता ही छोड़ देते होंगे, पंखे इस्त्री का उपयोग भी असावधानी से करते होंगे, इसी कारण बिजली का इतना अधिक बिल आया। अन्यथा एक बल्ब व एक पंखे पर इतना खर्चा संभव नहीं है। पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। ऐसी असावधान रखने से पिताजी की गाड़ी कमाई, मेहनत की कमाई का पैसा व्यर्थ जा रहा है और आवश्यक वस्तुओं के दुरुपयोग से राष्ट्र को भी क्षति हो रही है। तुम्हें समझदारी से इस तरह के अपव्यय से बचना चाहिए। शेष कुशल है। माता पिताजी की ओर से तुम्हें आशीर्वाद तथा अनिजता का प्रणाम पत्रोत्तर अवश्य भेजना है। ठीक है, और इस प्रकार से देखिए तुम्हारा शुभचिंतक नरेंद्र लिखने वाला। ठीक है, ये देखना। अब आता देखिए संक्षिप्तीकरण, इस साल जोड़ दिया आपका। एक पैराग्राफ दिया जाएगा तो छोटा करना है, ये तो दिया गया है, परीक्षा में दिया जाएगा, आंसर लिखना है, पर इसको पढ़ते थे। देखिए, स्वावलंबी मनुष्य की यश कीर्ति पूर्णिमा की चंद्रमा के समान चारों ओर फैलती है। उसका यशगान चारण भाट शताब्दियों तक गाया करते हैं। कवि और लेखकों की लेखनी उसकी धवल कृतियों का निरंतर बखान किया करते हैं। उनका अभिनय रंगशालाओं तथा चित्रपटों पर हुआ करता है। पाठक और श्रोताओं से मनोरंजन के अतिरिक्त नित्य नया पाठ सीखा करते हैं। मनुष्य की कीर्ति उसकी शारीरिक सुंदरता से नहीं, वरना उसकी पुण्य कृतियों से फैलती है। अब छोटा करना है इसको, तो मुख्य मुख्य बातें लिखनी है। ठीक है, आंसर देखिए। स्वावलंबी का यश चारों ओर फैलता है। ऐसे लोगों का यशगान शताब्दियों तक होता है। उनका वर्णन कवि जन करते हैं, लोग उनके कृत्यों का अभिनय करते हैं। अतः मानव का यश उसके शारीरिक सौंदर्य में नहीं, उसकी पवित्र कृतियों में होता है। ठीक है, हम 1/3 करना होता है लगभग उसका संक्षिप्तीकरण। ठीक, ये ध्यान रखना है। अब देखिए पल्लवन आएगा, पल्लवन ज्यादा बेटर है, आपको पल्लवन करना चाहिए। पल्लवन में उसका वृद्धिकरण होता है, आराम से कर सकते हैं। देखिए, जैसी संगति बैठी है तैसा ही फल दी। इसका अर्थ है जैसे लोगों के साथ रहोगे, जैसी संगति करोगे, वैसा ही परिणाम मिलेगा आपको। ठीक, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे किसी न किसी साथी की आवश्यकता अवश्य होती है, परंतु यह संगति उसके व्यक्तित्व निर्माण को प्रभावित करती है। संगति का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। जिस प्रकार स्वाति की बूंद, स्वाति बूंद शीप के संपर्क में आने पर मोती और सर्प के संपर्क में आने पर विष बन जाती, जहर बन जाती है, उसी प्रकार सत्संगति में रहकर मनुष्य का आत्म संस्कार होता है। व्यक्ति बड़ा हो जाता है, अच्छा बन जाता है, जबकि बुरी संगति उसके चारित्रिक पतन का कारण बनती है। अच्छी संगति में रहकर मनुष्य का चारित्रिक विकास होता है, उसकी बुद्धि परिष्कृत होती है। बुरी संगति हमारे भीतर के दानव को जागृत करती है। शुक्ल जी ने ठीक ही कहा, कुसंग का जोर माने बुखार बड़ा भयानक होता है। दुर्जन का साथ पग पग पर हानि देता है, अपमान और अपयश देता है। ठीक, ये हमारा देखिए दूसरा जो हमारा तीसरा हमारा जो पेपर था उसका सॉल्यूशन किया। इससे पहले हम दूसरे का किया हमने। अब हमारा मेजर पेपर का सॉल्यूशन और लेके आएंगे आपके सामने। और मैं आप सब लोगों से एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि जितने बच्चे इस टेस्ट सीरीज जुड़े हुए हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, वो निशान क्लासेज के पेपरों को जरूर पढ़ें, निशान क्लासेज की टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। अभी भी आपके पास समय है। यदि आप सारे विषयों के सभी पेपरों को आप यदि एक बार अच्छे से कर लेते हैं तो आपके रिजल्ट में जरूर सुधार होगा और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अभी भी आपको हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निशान क्लासेज आपके साथ है। इसलिए आपको भरोसा और विश्वास होना चाहिए, और यदि निशान है तो सफलता निश्चित है। इसी आशा के साथ आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को धन्यवाद, और आप हमसे जुड़े रहें।
इसी आशा के साथ, थैंक यू।